एंड गेम में स्ट्रेंज ने टोनी को ही क्यों मरने दिया, क्यों उसने स्नैप और अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए टोनी को ही चुना, जबकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो इवेंट्स को कुछ इस तरह से प्लान कर सकता था कि उस मोमेंट पर जब टोनी के हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे तो कैप्टन मार्वेल या थॉर या ऐसे ही किसी पावरफुल एवेंजर को टोनी के पास तक आने में बस 1 सेकंड का टाइम लगता, वो उससे गॉन्टलेट लेता, स्नैप कर देता एंड बूम, थानोस एंड उसकी लीजन मारी जाती एंड एवेंजर्स जीत जाते एंड टोनी भी जिंदा बच जाता। और अगर तुम ये सोचो कि बैटल में इतना टाइम नहीं था कि कोई दूसरा एवेंजर आता, टोनी से गॉन्टलेट लेता और स्नैप करता, तो ये देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फिंगर दिखाने का टाइम था, उसके बाद टोनी के पास आई एम आयरन मैन डायलॉग मारने का टाइम था, यानी मतलब देखा जाए तो स्नैप करते करते ही 2-3 मिनट्स लग गए थे, ऐसे में टाइम तो था भाई। तो अब तुम ये सोचो कि फिर भी क्यों स्ट्रेंज ने टोनी को एक तरह से सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया, क्योंकि स्ट्रेंज जानता था कि अगर टोनी एंड गेम में बच गया तो आगे चलकर वो थानोस से भी बड़ा खतरा बन जाएगा, एके डॉक्टर डूम। यानी स्ट्रेंज न्यू कि टोनी एक्चुअल में डॉक्टर डूम है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। एंड देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनने में बहुत ही शॉकिंग एंड वियर्ड है, बट मैं तुम्हें हमेशा की तरह प्रूफ्स देकर ही बात करूंगा आज भी, एंड वीडियो के एंड तक तुम इस बात पर भरोसा करने लगोगे। तो फॉर स्टार्टर्स टोनी का ये डायलॉग सुनो जब वो और ब्रूस मिलकर विजन को क्रिएट कर रहे थे। We're mad scientists. We're monsters, buddy. You gotta own it. Make a stand. टोनी ब्रूस से कहता है कि वी आर मैड साइंटिस्ट, वी आर मॉन्स्टर्स, बट उसने खुद को मॉन्स्टर क्यों कहा? ही इज अ सुपर हीरो ना, वो तो एमसीयू का मोस्ट बिलोवेड हीरो था। वेल, ये बंदा जिसे हम टोनी समझते थे अब तक, आई थिंक ये ही विक्टर वॉन डूम था जिसे स्टार्क्स ने गोद लिया था। अब गोद कैसे लिया था, क्यों लिया था, टोनी को कैसे नहीं पता था कि वही विक्टर वॉन डूम है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। तो इफ अभी तक तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसे तुम चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो देखो, एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब टोनी अल्ट्रॉन को बना रहा था तो ब्रूस ने उसे कई बार मना किया, उसे समझाने की बहुत कोशिश करी कि अल्ट्रॉन को मत बनाओ, इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट टोनी की आदत रही है वो जिस बात पर अड़ जाता है उसे पूरा करके ही मानता है, भले ही उसका असर आगे चलकर बहुत बुरा पड़े। उसने अल्ट्रॉन बनाया जिसके चलते सोकोविया का पूरा शहर बर्बाद हो गया, जाने कितने लोग मारे गए। His name was Charlie Spencer. You murdered him. In Sokovia. आयरन मैन 3 में उसने एल्ड्रिच किलियन को कई बार इग्नोर किया, उसकी रिसर्च, उसके जीनियस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसके चलते वो बंदा एक पॉइंट पर खुद को मारने पर आ गया था, बट वहीं से उसका इरादा बदल गया और वो बन गया एक सुपर विलन। और वो टोनी ही था जिसने मिस्टीरियो जैसा एक सुपर विलन तैयार किया। मिस्टीरियो पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करता था और उसने बार्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, बट बजाय उसकी टेक्नोलॉजी को और उसे रिवॉर्ड करने और प्रमोट करने के, टोनी ने उल्टा उसकी टेक्नोलॉजी को नीचा दिखाया और उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज से फायर कर दिया, जिसके चलते जाहिर है कोई भी हो किसी आ जाएगा। तो मिस्टीरियो भी टोनी के अगेंस्ट हो गया और एक सुपर विलन बन गया और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करी, जिसके चलते अल्टीमेटली स्ट्रेंज का स्पेल हुआ और पीटर ने आंट मे से लेकर अपने बीएफएफ और गर्लफ्रेंड तक को खो दिया। यानी पीटर के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई उसके इवेंट्स में अगर तुम पीछे जाकर देखोगे तो उसका जो रूट कॉज था वो टोनी स्टार्क ही था। अगर टोनी इनडायरेक्टली मिस्टीरियो को क्रिएट ना करता तो ना ही वो पीटर की आइडेंटिटी को रिवील करता, ना ही स्ट्रेंज को स्पेल करना पड़ता और ना ही पीटर को आंट में, एमजे और नेड को खोना पड़ता। और मैं तुम्हें ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट आई थिंक अभी के लिए इतना ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है गाइस कि एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क जिसे हम हीरो मानते हैं, उसी ने अपने एरोगेंस में जाने कितने ही सुपर विलन्स बनाकर कितने ही लोगों को मरवा दिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो। हाँ, टोनी मेरा भी फेवरेट है, अभी भी है, और उसने एज हीरो बहुत सी जाने बचाई भी हैं, लेकिन बचाने के साथ साथ जाने ली भी हैं, चाहे डायरेक्टली ली हो या फिर इनडायरेक्टली। और जान लेना किसी हीरो का काम नहीं है, एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट कि टोनी एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था जिसे स्टार्क्स ने एक हीरो की तरह रेस किया, बट क्योंकि उसकी रियल आइडेंटिटी एक विलन वाली ही थी, इसीलिए वो टाइम टू टाइम खुराफात करके सुपर विलन्स क्रिएट करता रहता है। एंड अब आ जाते हैं स्ट्रेंज वाले आज के मेन पॉइंट पर। एंड बाय द वे, डॉक्टर डूम का कैंग एंड लोकी से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डीप कनेक्शन होने वाला है, उसके बारे में अभी आगे जस्ट बात करेंगे। सो इन्फिनिटी वॉर में जब गार्डियंस और एवेंजर्स तू मैं कर रहे थे, तब स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाकर 1,40,06,05 रिजल्ट्स देखे थे, जिनमें से एक में एवेंजर्स जीत रहे थे। बट अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ लिटरली भाई बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग और क्रेजी है। आई थिंक गाइस कि स्ट्रेंज ने
झूठ बोला था। स्ट्रेंज एक ऐसा हीरो है जो ग्रेटर गुड के लिए कई बार सीक्रेट्स रखता है, बातें छुपाता है, इवन झूठ भी बोल जाता है। मुझे लगता है कि इन 1,40,06,5 फ्यूचर्स में से सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे रिजल्ट्स रहे होंगे जिनमें एवेंजर्स जीत रहे होंगे, बट एक ऐसा भी फ्यूचर उनमें रहा होगा जिसमें एवेंजर्स टोनी के सैक्रिफाइस से जीत रहे होंगे, जो कि एंड गेम में हुआ था। स्ट्रेंज ने केवल और केवल उसी फ्यूचर को चुना जिसमें टोनी के सैक्रिफाइस से एवेंजर्स जीत पा रहे थे। बाकी के दूसरे फ्यूचर्स उसने इग्नोर कर दिए और एवेंजर्स और गार्डियन से झूठ बोला कि वो सिर्फ एक फ्यूचर में, एक पॉसिबल आउटकम में जीत रहे हैं। और उसके झूठ बोलने का रीजन ये था क्योंकि स्ट्रेंज को डर था कि अगर एवेंजर्स जीत गए और टोनी का सैक्रिफाइस ना हुआ, अगर टोनी जिंदा बच गया तो आगे चलकर टोनी अपनी ट्रू आइडेंटिटी एके विक्टर वॉन डूम को जान जाएगा और फिर वो दुनिया के लिए थानोस से भी कहीं बड़ा खतरा बन जाएगा। खुद सोचो, थानोस को मारना इतनी कोई टेढ़ी खीर नहीं है एवेंजर्स के लिए। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से उसे वन टैप कर दिया था। इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में थानोस को इल्यूमिनाटी ने ही मार दिया था। वहां तो हीरोज की कोई इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं थी। और अगर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो अब तुम्हें एक बहुत शॉकिंग और बहुत बड़ा प्रूफ देता हूं इस बात का कि स्ट्रेंज जानता था कि टोनी ही आगे चलकर विक्टर वॉन डूम बन जाएगा। देखो, जब जब टाइम स्टोन की बात आती है स्ट्रेंज बहुत ज्यादा अकड़ जाता है। वो स्टोन को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। टोनी ने जब उससे स्टोन को नष्ट करने के लिए कहा था इन्फिनिटी वॉर में, तो याद है ना स्ट्रेंज ने उसे क्या जवाब दिया था? If Thanos needs those 6, why don't we just stick this one down the garbage disposal? No can do. We swore an oath to protect the Time Stone with our lives. Things change. Our oath to protect the Time Stone cannot change. स्ट्रेंज ने कहा था कि टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने की हमारी जो शपथ है वो नहीं टूट सकती किसी कीमत पर। यानी टाइम स्टोन स्ट्रेंज को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। लेकिन सोचो, उसने वही टाइम स्टोन इतनी आसानी से टाइटन ग्रैपर थानोस को क्यों दे दिया? क्योंकि स्ट्रेंज बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था। वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहा था। वो चाहता तो टोनी को वहीं के वहीं थानोस के हाथों मर जाने देता, लेकिन इससे डूम तो खत्म हो जाता, लेकिन थानोस का खतरा फिर भी बना रहता। और स्ट्रेंज फ्यूचर देख ही चुका था। ऐसे में उसने थानोस को स्टोन देकर क्या टोनी का सैक्रिफाइस इंश्योर नहीं कर दिया था? सोचो सोचो, शॉकिंग है ना? स्ट्रेंज ने खुद बोला था टोनी से कि अगर बात आई और मेरे सामने टाइम स्टोन और तुम्हारे बीच की चॉइस हुई तो मैं स्टोन को चुनूंगा। लेकिन फिर भी All right, Stark. We go to him. But you have to understand, if it comes to saving you or the kid or the Time Stone, I will not hesitate to let either of you die. उसने स्टोन थानोस को दे दिया और टोनी को एंड इवन हम फैंस को भी ये लगा कि अरे वाह यार गुरु, स्ट्रेंज ने तो टोनी को बचा लिया। लेकिन भाई, उसने टोनी को बचाया नहीं बल्कि उसका एंड गेम वाला सैक्रिफाइस और भी पक्का कर दिया। अब अगर तुम आयरन मैन 1 से उठाओ और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक चलते चले आओ तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि टोनी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो दिन पर दिन और खतरनाक और रूथलेस और एग्रेसिव होता चला जा रहा था। आयरन मैन 3 के ड्रोन सूट्स, फिर अल्ट्रॉन को बनाना, उसके बाद सिविल वॉर के इंसिडेंट्स। यानी कैप्टन का एग्जांपल लो तो वो एक सेकंड को रुक कर सिर्फ अपने नहीं पहले दूसरों के बारे में सोचकर डिसीजन लेते थे। बट टोनी के अंदर ये आदत नहीं थी। उसे जो सही लगता था वो वही करता था। और अगर ऐसा ना होता तो अल्ट्रॉन एंड मिस्टीरियो जैसे सुपर विलन्स बनते ही ना। इवन ब्रूस तक ने टोनी को बहुत मना किया बट टोनी नहीं माना और अल्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। यानी टोनी टाइम के साथ साथ और रूथलेस होता चला जा रहा था। और आई थिंक ये उसका टोनी से विक्टर में एक स्लो ट्रांजिशन हो रहा था। वो चेंज हो रहा था, उसका माइंडसेट, उसका नेचर बदलता चला जा रहा था। और हाँ, एंड गेम में उसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया एंड ऑल। लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब टोनी स्नैप कर रहा था एंड गेम में तो उसके दिमाग में पहली प्रायोरिटी क्या चल रही होगी? उसकी बेटी और उसका प्यार यानी पेपर। टोनी के दिमाग में पहली प्रायोरिटी यही होगी कि अगर मैं स्नैप करके सैक्रिफाइस कर देता हूं तो कम से कम आगे चलकर मेरी बेटी और पेपर ये दोनों तो सेफ रहेंगे। अब तुम जरा ये सोचो कि एंड गेम में टोनी के हाथ में गॉन्टलेट है लेकिन न टोनी के लाइफ में उसकी बेटी है और ना ही उसका प्यार यानी पेपर है। टोनी अकेला है। तब तुम सोचो क्या टोनी स्नैप करता या स्नैप करने से पहले कोई दूसरा तरीका ढूंढता? इस बात को प्रैक्टिकली सोचो एंड इस पर अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आई थिंक स्ट्रेंज न्यू अबाउट द रियलिटी ऑफ टोनी। वो जानता था कि टोनी एक्चुअल में टोनी नहीं बल्कि डूम है और आगे अगर इसे जिंदा रहने दिया तो ये आगे चलकर थानोस से भी बड़ा खतरा बन जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही लेट हिम डाई इन एंड गेम। जबकि चाहता तो वो टोनी को वार्न करके, मतलब बहुत से तरीके हैं देखा जाए तो स्ट्रेंज टोनी को डेफिनेटली बचा सकता था। या एक सेकंड में थॉर या कैप्टन मार्वल जैसा कोई भी एवेंजर टोनी से गॉन्टलेट लेकर स्नैप कर सकता था। बट न्यूप, स्ट्रेंज लेट टोनी डाई।
अल्ट्रॉन बनाते टाइम ब्रूस जब टोनी को वार्न कर रहा था कि ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है, तो टोनी का मानना था कि वो ये रिस्क लेगा क्योंकि उसे दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना है। सेम यही थिंकिंग हमेशा से डॉक्टर डूम की भी रही है। अगर डूम को लगता है कि एक डेंजरस स्टेप लेने से ग्रेटर गुड किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों का भला किया जा सकता है, तो वो हिचकिचाता नहीं है, वो तुरंत ही उस काम को कर देता है। बेस्ट एग्जांपल है बैटल वर्ल्ड। डूम जान गया था कि मल्टीवर्स को बचाया नहीं जा सकता, इनकर्जन्स को रोका नहीं जा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक ऐसी दुनिया हो जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो और उसमें सबके सब उसके यानी डूम के रूल के अंडर खुशी खुशी रहें। तो था तो ये भी एक डेंजरस प्लान, बट डूम ने इसे किया। यानी एमसीयू में टोनी की और कॉमिक्स के डूम की मेंटालिटी ऑलमोस्ट सेम ही रही है हमेशा से। एंड अब वही बात करें इन सब में कैंग का क्या कनेक्शन है, तो ये तो और भी ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है गाइस। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे ही हू रिमेन्स काफी पहले डूम से बैटल कर चुका है, एंड जब उसने सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया तब उसने बाकी की दूसरी जो भी टाइमलाइंस थी उन्हें प्रून कर दिया या कह लो साइलेंट कर दिया। अब लोकी में तो हमें ऐसा दिखाया गया कि ही हू रिमेन्स ने अपने दूसरे बुरे वेरिएंट्स के डर से टाइमलाइंस को साइलेंट किया था, बट व्हाट इफ वो अपने वेरिएंट से नहीं बल्कि डूम से डरकर ऐसा कर रहा था। क्योंकि सोचो एक ऐसी टाइमलाइन जरूर से रही होगी जिसमें टोनी एंड गेम में मरा नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीवर्स है। तो भले ही अपनी अर्थ 616 में स्ट्रेंज ने अपने हिसाब से इवेंट्स को एडजस्ट करके टोनी को मरवा दिया हो, उसका सैक्रिफाइस करा दिया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा जिसमें टोनी मरा नहीं होगा और उसने थानोस को भी हरा दिया होगा और उसी टाइमलाइन में फिर वो आगे चलकर डूम बन गया होगा। लेकिन जब तक ही हू रिमेन्स था उस थ्रोन पर, तब उसने उस टाइमलाइन को जिसमें टोनी डूम बन गया था उसे साइलेंट कर दिया होगा। लेकिन ही हू रिमेन्स का राज खत्म होते ही जैसे ही लोकी उसकी जगह पर आया, उसने मल्टीवर्स को दे दी फ्री विल, जिसके चलते सारी की सारी डोरमेंट पड़ी, साइलेंट पड़ी जो टाइमलाइंस थी वो सब की सब फिर से रीएक्टिवेट हो गई, जिंदा हो गई। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वो टाइमलाइन भी फिर से जिंदा हो गई जिसमें टोनी आगे चलकर डूम बना था। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई अब जाकर हमें डूम एमसीयू के अंदर दिखने वाला है, यानी लोकी सीजन 2 से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। तो पार्ट 1 में बहुत से लोग ये पूछ रहे थे ना कि अगर टोनी डूम है तब तो टोनी मर गया ना, यानी डूम तो मर गया, तो डूम अब कहां से आ रहा है? तो भाई इसका आंसर एग्जैक्टली यही है कि जो दूसरी टाइमलाइन थी जो साइलेंट पड़ी थी, थोड़ा सा और आसान भाषा में बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अपनी अर्थ 616 में अपनी ये जो टाइमलाइन है सीक्रेट टाइमलाइन, इसमें स्ट्रेंज ने टोनी को जिंदा नहीं रहने दिया, उसका सैक्रिफाइस करा दिया। लेकिन कोई दूसरी टाइमलाइन ऐसी रही होगी मल्टीवर्स में जिसमें टोनी आगे कंटिन्यू करा होगा, थानोस को हराया भी होगा और जिंदा भी रहा होगा और आगे चलकर डूम बन गया होगा। तो उस टाइमलाइन को जब तक ही हू रिमेन्स था उसने साइलेंट कर रखा था, लेकिन जब लोकी आया तो उसके आते ही फ्री विल और दुनिया भर के ड्रामे के चलते वो टाइमलाइन फिर से एक्टिवेट हो गई और इसीलिए अब डूम वापस आ गया है। तो यही रीजन है कि डूम अभी तक एमसीयू में हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही लोकी सीजन 2 के इवेंट्स हुए, ही हू रिमेन्स कुर्सी से हटा और लोकी ने फ्री विल के चलते सारी साइलेंट पड़ी टाइमलाइंस को फिर से एक्टिवेट किया, वो टाइमलाइन भी एक्टिव हो गई। एंड इसीलिए अब टोनी एके डूम अब जाकर हमारे सामने आ रहा है और वो भी आरडीजे के चेहरे के साथ। एवेंजर्स डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में हमें टॉम हिडलस्टन एके लोकी की चेयर भी दिखी, जिससे मुझे अपनी इस थ्योरी पर और भी भरोसा हो गया है। बाकी देखो कैंग का नाम आई नो टीजर में नहीं था, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जो मार्वल टीजर में स्पॉइल नहीं करेगा। खुद सोचो, मार्वल अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर में या ट्रेलर में ही कैविल रीन को दिखा देता तो भाई थिएटर में उनको देखकर क्या ही मजा आता। तो उसी तरह से ऐसे बहुत से बड़े नाम है जो एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में ट्रेलर में कहीं नहीं दिखाए जाएंगे, वो डायरेक्ट मूवी में कैमियो मारेंगे ताकि भाई हम लोग को मजा आए। और आई थिंक कैंग भी एक ऐसा ही नाम है। तो हाँ, कैंग एंड लोकी का डूम के अपीयरेंस में बहुत बड़ा हाथ है। एंड पार्ट 3 में, इस वीडियो के पार्ट 3 में हम सिर्फ लोकी एंड कैंग के इसी हाथ को, उनके इसी पार्ट को, उनके डूम से कनेक्शन को अच्छे से खोलकर डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो इस थ्योरी को लेकर या फिर इस थ्योरी को लेकर तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा हो, मन में मत रखो वरना रात में नींद नहीं आएगी। सब कुछ उगल डालो कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को अपने मार्वल के चर्सी फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना क्योंकि बहुत सी नई एमसीयू अपडेट्स आ रही हैं। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।